हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी आज पब्लिकेशन जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। इसमें 50 सेट टोटल दिया गया है, जिसमें से मैं सेट 8 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। उसका लिंक वहां पर डाला गया है। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखिएगा सेट 9 का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या, दिए गए पासा में 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 यदि ऊपर होगा तो उसके नीचे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यह पासा का क्वेश्चन है। एक ही पासा का 2 प्रारूप दिया गया है और इसे बोला कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि यह पासा जो है मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। मानक पासा मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, और सामान्य पासा मतलब होता है सिंपल डाइस होता है। तो देखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है यानी मानक पासा जो होता है, किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों का योग पर 7 नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों का योग यानी फलकों पर जो अंक है उसका योग अगर 7 ना आए, जोड़ने के बाद 7 ना आए तो वह मानक पासा होता है यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है। जबकि दोनों को जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए तो वह सिंपल डाइस होता है यानी साधारण पासा होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम लोग देखते हैं कि कोई भी 2 निकटवर्ती जो फलक है उस पर अंक है, उसको जोड़ने के बाद क्या 7 आ रहा है। तो देखिए 3 आ 1 4 नहीं आ रहा है, 5 आ 1 6 नहीं आ रहा है, 5 आ 3 8 नहीं आ रहा है। अब इसमें भी देखेंगे 6 आ 2 8 4 आ 2 6 6 4 10 7 तो नहीं आया। तो जब जोड़ने के बाद 7 नहीं आए तो वह जो होता है वह मानक पासा कहलाता है यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 2 निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 न आए तो मानक पासा निकालने का तरीका है विपरीत अंक कि 7 पुरा दीजिए। तो 7 पुरा दीजिए जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे समझिएगा कि 3 है तो कितना और डाल देंगे कि 7 हो जाएगा। तो 4 अगर डाल दीजिएगा इसके विपरीत फलक पर तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा। क्योंकि मानक पासा में क्या होता है कि 2 विपरीत फलकों का योग जो होता है वह 7 होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 फलकों का योग, वो भी कौन सा 2 फलक, तो विपरीत फलक, 2 विपरीत फलक पर अंकों का योग 7 आ जाना चाहिए तो वह स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा होता है। तो देखिएगा 3 के विपरीत कौन होगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर। इसमें बोला क्या, निम्नांकित चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। यानी हम लोग को स्क्वायर निकालना है। ये चित्र दिया गया है, इसमें कितना स्क्वायर है यानी वर्ग है, ये चीज निकालना है। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह एक वर्ग बना रहा है। देखिए तो ये चारों भुजा मिलकर के एक वर्ग बना रहा है। तो एक यहां से मिल जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा आपको, तो 2 हो गया। उसी प्रकार 3 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा और ये 9वां हो जाएगा। अब देखिए और कौन बनेगा। तो यहां से देखिएगा कि ये चारों को मिलाकर के एक वर्ग बनेगा। ये चारों को मिलाकर के एक वर्ग बनेगा तो यह 10वां हो जाएगा। फिर यह चारों को मिलाकर के फिर एक वर्ग बनेगा यहां से ये वाला, तो कितना हो गया, यह 11वां हो गया, 11वां। इसका देखिएगा ये वाला चारों मिलाकर के एक और बनेगा तो हो जाएगा आपका 12वां। और यहाँ पे देखिए कि ये चारों मिलकर के एक और वर्ग बनाएगा तो ये हो जाएगा आपका 13वां। और एक चीज और समझिएगा कि सभी मिलकर के एक वर्ग बना रहा है। ये सभी मिलकर के यहाँ से यहाँ एक वर्ग बना रहा है तो 14वां हो जाएगा। यानी टोटल कितने वर्ग बनेंगे, तो 14 वर्ग बनेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परसों अर्थात आज से तीसरे दिन स्वतंत्रता दिवस है। यदि आज सोमवार है तो आने वाले माह की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सोचिए कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि परसों अर्थात आज से तीसरे दिन स्वतंत्रता दिवस। इसका मतलब क्या है कि आज से तीसरे दिन परसों स्वतंत्रता दिवस है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन पहले, इसके एक दिन पहले और इसके एक दिन पहले, यानी आज, ये आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। यहां पे देखिएगा ये आज हो गया, देखिएगा यहां पे ये हो गया आज, कल, परसों, यही ना होगा। जैसे ये हो गया आपका आज, ये हो जाएगा कल
और ये हो जाएगा परसों, ऐसे लिखिएगा। तो आज कल परसों, क्योंकि आज होता है, इसका आने वाला कल होता है, इसका परसों होता है। तो यहाँ पे देखिए आज कल परसों, यानी परसों जो है स्वतंत्रता दिवस है। यदि आज सोमवार है तो यहाँ पे देखिए आज जो है यह सोमवार है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 15 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले यह 14 होगा और यह 13 हो जाएगा। और 13 जो है आज 13 है और यह सोमवार है, सोमवार है दिया गया है कि आज क्या है, तो सोमवार है, यानी 13 तारीख सोमवार है। अब बोला क्या, तो आने वाले माह की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आने वाले माह की 8 तारीख को, तो यहाँ पे समझिएगा कि आने वाले माह की 8 तारीख, इसका मतलब क्या है कि अगस्त, यानी 15 अगस्त है, अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे इसको लेते हैं 13 तारीख को लेते हैं, तो 13 तारीख को लेते हैं, 13 तारीख को तो सोमवार है ही। यह महीना कितना दिन बचा हुआ है, अगस्त, तो अगस्त जो होता है पूरे 31 दिन का महीना होता है। तो 31 दिन में से क्या करेंगे कि 13 दिन घटा देंगे, तो जो बचेगा, और प्लस में देखिएगा कि प्लस में कितना दिन, तो प्लस में यहां से लेंगे हम लोग आपको अगस्त के बाद क्या, सितंबर, तो सितंबर कितना तारीख का बात बोल रहा है, 8 तारीख का, तो 8 जोड़ दीजिए। अब इस महीना में कितना दिन बचा हुआ है, यानी 13 तारीख से हम लोग ले रहे हैं, तो यहां से घटाइएगा, 11 में से 3 घटेगा 8, यहां बच जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, 18 प्लस 8, 8 8 16, यानी 26 हो जाएगा, 18 8 26 दिन तक के हम लोगों को पहुंचना है। तो देखिएगा कि प्रत्येक 7वां दिन जो होता है वही दिन होता है। इसका मतलब क्या है कि 13 तारीख को अगर सोमवार है तो इससे 7 दिन बाद जो होगा कौन सा दिन होगा, फिर सोमवार होगा, यानी 20 तारीख को होगा। 13 7 20, यानी 7 जोड़िए यहाँ पे, तो इससे बोल रहा है क्या कि कितना दिन बाद, तो 26 दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए 7 दिन, इसके बाद हो जाएगा आपका 7 7 14 दिन, इसका हो जाएगा आपका 21 दिन, ये सोमवार होगा 21 दिन, 21वां तारीख को जो होगा सोमवार होगा। फिर 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो 21 तारीख को यदि सोमवार है तो इससे कितना दिन बाद, तो यहाँ 26 देखिए, 26 लेना हम लोग को, तो 21 और कितना 26, तो प्लस 5 26 होगा। तो सोचिए कि सोमवार का कोड क्या होता है, तो सोमवार का कोड 1 होता है, और इसके 5 दिन बाद, तो 5 आ 1 6 दिन, यानी 6वां दिन। तो 6ठा दिन कौन सा दिन होगा, तो देखिए 6 पर कौन सा दिन आता है, तो 6 पर जो आता है वह शनिवार आता है, शनिवार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 7:512 समानुपात 11 वाट। बोला क्या कि निम्नलिखित में वाट स्थान का मान क्या होगा, यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे 7 है और ये 512 है, तो समानुपात के इधर जो काम हुआ होगा लेफ्ट साइड में, वही काम क्या होता है, इस समानुपात के बाद भी होता है, ये रीजनिंग का नियम है। तो यहाँ पे समझिएगा कि 7 और 512 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 8 का क्यूब जो होता है ना, 8 का क्यूब हम लोग करते हैं, यानी पावर 3, तब आता है 512। तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो यहाँ पे सोचिए कि 8 कब आएगा, तो जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे, तो 7 में 1 जैसे ही जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और इसका क्यूब जो होता है 512 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है कि इसमें 1 जोड़ देना है, यानी 11 में 1 जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा आपका 12, और 12 का क्यूब जो होता है वह 1728 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वाट बराबर हो जाएगा 1728। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार यानी 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। यहाँ पे समझिएगा कि 5 जनवरी 1965 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था, और उसी दिन विजय का जॉन का विजय दिवस था मंगलवार। देखिएगा कि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार था, और उसी दिन जॉन का क्या था, विजय दिवस था। विजय दिवस किसको बोलते हैं, तो जन्मदिन को बोलते हैं, यानी जन्मदिन इसका मंगलवार को था 5 जनवरी 1965 को। और देखिएगा उसी दिन मतलब क्या, मंगलवार को ही कौन से साल में वह मनाएगा। तो यहां पे समझिएगा कि एक साल में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक साल क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, वह भी कौन से वर्ष में,
तो सामान्य वर्ष जो होता है लीप ईयर छोड़ करके उसमें, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ता है। तो जैसे ही आपको बोला जाए कि इतना तारीख को, यानी इतना तारीख और साल इतना दे देगा और बोलेगा कि यह दिन था, तो फिर उसी दिन कौन से साल में आएगा, यानी वही दिन कौन से वर्ष में आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल क्या करना है कि जहां पर भी देखना है क्या कि एक साल में कितना दिन का गैप होता है, यानी अंतर होता है, एक दिन बढ़ जाता है। कब? जब सामान्य वर्ष होता है तब। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन 2 दिन ऐसे जोड़ करके जिस वर्ष में आपको 7 पूर जाएगा वही वर्ष आपका समान दिन होगा। यानी मंगलवार है तो मंगलवार वहीं पे आएगा। कब? जब हम लोगों को 7 जोड़ करके पूरेगा तब। तो देखिएगा 1965 है तो 1966 में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ेगा। एक दिन किस लिए बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 66 जो है यह 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, और 4 से अगर कट गया यानी दाहिनी तरफ से 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो समझते हैं कि जो संख्या भी 4 से कटती है, 4 के नियम कहता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यह 4 से नहीं कट रहा है, यानी लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो एक दिन बढ़ेगा एक साल में। फिर देखिएगा 1967 इसमें भी क्या होगा, तो एक दिन बढ़ेगा। इसका दाता है 1968, तो 1968 में देखिए क्या यह लीप ईयर है क्या, तो लीप वर्ष है, क्योंकि 68 जो है यह दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कट रहा है। तो इसमें कितना दिन बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ेगा। अब गिन करके देखिए 1 2 और 2 4 दिन ही हुआ है। 7 दिन जहां पे पूरेगा छोड़ देना है। इसका देखिएगा 1969, तो 1969 में फिर एक दिन बढ़ेगा, तो 2 1 3 4 5 दिन हुआ है। 1970 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो एक दिन बढ़ेगा। इसके बाद 1971 आएगा और इसमें फिर एक दिन बढ़ेगा। तो देखिए 7 पूर गया क्या, विषम दिनों का संख्या जो है उसका योग 7 पूरा है। तो देखिए 1 2 2 4 5 6 7, यानी इसका योग जो है 7 पूर गया। इसका मतलब क्या है कि कौन से वर्ष में 7 पूरा है, तो 1971 में। यानी 1971 में फिर यही दिन आएगा, यानी मंगलवार आएगा और वह अपना विजय दिवस मनाएगा। तो 1971 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यांक मान जैसे a बराबर 2, b बराबर 4 आदि दिया जाए तो लेडी शब्द को उसी प्रकार कूटबद्ध करने पर उनके वर्णों का कुल मान कितना होगा। यहां पे समझिएगा कि a बराबर 2 दे दिया गया है, b बराबर 4 दे दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि लेडी LADY, इसका जो वर्णों का कुल जो मान है, कुल मतलब क्या होता है, योग होता है, इसका मान जो है वह कितना होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे कि 2 कैसे आया, ये तो 1 नंबर पर आता है, तो a 1 नंबर पर आता है तो 2 इसके लिए लिखा गया। इसका मतलब जो अंक आता है, यानी जितना अंक पर आता है लेटर, उसमें 2 से गुना किया गया। देखिए 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। b 2 नंबर पर आता है, इसमें अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि l 12 पर आता है, इसे 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। a 1 नंबर पर आता है, इसे 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2। d 4 नंबर पर आता है तो इसे 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी प्रकार y 25 नंबर पर आता है, इसे 2 से गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब बोला है कुल मान, तो कुल मान मतलब क्या, इस सबको जोड़ दीजिए, इसका योग कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 4 14 के 4, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी इसका मान हो जाएगा 84 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या कि EGIMP को लिखा जाता है, यानी EGIMP को अनुपात में लिखा गया है FILQ लिखा जाता है, समानुपात FHJL अनुपात व्हाट, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में जब भी आए तो ध्यान रखना है कि जो काम समानुपात के पहले हुआ है वही काम समानुपात के बाद भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों में क्या किया गया है, तो E देखिए E 5 नंबर पर आता है, G 7 नंबर, I 9 नंबर, M 13 नंबर, P 16 नंबर, इसको नंबरिंग कर दीजिए। F 6 नंबर पर, I 9 नंबर, L 12 नंबर, Q 17 नंबर, U 21 नंबर। अब इसे देखिए कि क्या हुआ है इस सब में।
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 5 और 1 6, यानी 1 ऐड करके लिखा गया। 7 और 2 9, यानी 2 ऐड किया गया। 9 और 3 12, यानी 3 ऐड किया गया। 13 और 4 17, 4 ऐड किया गया। 16 5 21, यानी 5 ऐड किया गया। यानी प्रत्येक लेटर में शुरू से क्या हो रहा है कि बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 इतना का वृद्धि किया जा रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी वृद्धि कर देंगे। तो एफ देखिए, एफ कितना नंबर, तो 6 नंबर, एच 8 नंबर, जे 10 नंबर और एल 12 नंबर पर आता है। अब यहाँ पे हम लोग वृद्धि करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 का वृद्धि हुआ है, इसका 2 का, इसका 3 का, इसका 4 का। तो जितना लेटर है उतना ही वृद्धि करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 का वृद्धि करेंगे तो 6 1 7, 7 पर कौन हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। एच देखिए, एच 8 पर है तो अब इसमें 2 का वृद्धि करना होगा। 8 2 10, तो जे 10 नंबर पर आता है, जे हो जाएगा। इसका जे देखिए 10 नंबर पर है, अब इसमें कितना वृद्धि करना होगा, तो 3 का वृद्धि करना होगा। 1 2 3, जैसे इसमें हुआ है वैसे ही उसमें करेंगे। तो 10 और 3 13, 13 पर कौन आता है, तो एम आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 12 है, अब इसे कितना वृद्धि करना है, तो 4 का वृद्धि करना है। 1 2 3 4, 4 लेटर है तो 4 तक वृद्धि करना है। तो 12 4 16, 16 पर कौन आता है, तो पी आता है 16 नंबर पर। तो जे जी जे एम पी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर बोला है क्या कि एक घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, यानी घड़ी के कब दोनों सुइयां जो है विपरीत होगी। कौन सा दोनों सुइयां, तो घंटे का और मिनट का। तो यहाँ पे समझिएगा कि घंटे का सुई और मिनट का सुई जो है वह विपरीत कब होता है। यहाँ पे देखिएगा कि घंटे का सुई है जबकि ये मिनट का सुई है। यहां से समझिएगा विपरीत कब होगा, तो जब विपरीत होगा तो उस समय कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। जब दोनों सुइयां विपरीत होगा तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 180 डिग्री का कोण निकालने का तरीका होता है, ट्रिक कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए। तो देखिए यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको 60/11 गुने टाइम प्लस माइनस 6, टाइम प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए इसको समझिएगा कि 60/11 तो होगा ही। अब टाइम में कौन सा टाइम लेना है, यानी कौन सा समय लेना है, प्लस कब देना है, माइनस कब देना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला समय लेना, क्योंकि 4 और 5 बजे के बीच बोल रहा है, इसका मतलब 4 अगर लेंगे तो 4 से अगर ज्यादा होगा तो 4 से ज्यादा चाहिए हम लोग को, लेकिन 5 से कम चाहिए। लेकिन 5 ले लीजिएगा तो 5 के बाद चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, ए वाला समय लिया जाता है, 4 वाला। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टाइम अगर आप 4 लिए हैं तो देखिए इससे छोटा है या बड़ा, तो छोटा है इसलिए इसके लिए प्लस का चिन्ह होगा। लेकिन 6 से जब बड़ा होगा तब यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। तो टाइम जो होना चाहिए अगर इससे छोटा है तो प्लस का चिन्ह देना है, 6 से छोटा होगा तो प्लस का चिन्ह देना है, और जब 6 से बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह देना है। तो 60/11 गुने टाइम कितना लेना है, तो 4, यहाँ पे प्लस 6, तो 60/11 गुने कितना, तो 6 4 10, इसको गुना कीजिएगा तो 7 दाएं 600, 600/11। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 11 5 55, 5 बचेगा, 0 उतारिएगा 50, 11 चौके 44 और 6 50/11, यानी 54.6/11 मिनट पर क्या होगा कि यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी मिनट और घंटे की सुई जो है आपस में बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो कितना बजे, तो देखिएगा यहाँ पे कि 4 बजकर कितना मिनट, तो 54.6/11 मिनट पर। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे लिखना है, कितना बजे, तो 4 बजकर 54.6/11, इतना बजे घड़ी के दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, इसका मतलब दक्षिण किधर होता है, तो आप जानते होंगे कि दक्षिण नीचे की तरफ होता है। सीधा चलता है दक्षिण की तरफ मुंह करके, और 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। तो देखिए 30 मीटर चला और 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका दाएं किधर होगा, तो देखिए दक्षिण की तरफ चल रहा है तो इसका दाएं जो होगा पश्चिम की तरफ होगा, यानी इधर होगा, मुड़ गया
25 मीटर चलकर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से 25 मीटर चला दाएं मुड़ करके और फिर बोला कि दाएं मुड़ गया, तो ऐसे जा रहा है, दाएं किधर होगा, तो ऊपर होगा, यानी उत्तर की तरफ होगा। दाईं ओर मुड़ गया और फिर 10 मीटर चला, तो 10 इतना पर रखिए, 10 मीटर चला, ऐसे ऐसे आ रहा था और शुरू में इस प्रकार आ रहा था। 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में? अब यहां से देखिएगा कि बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ऐसे जा रहा था, इधर दाईं हो जाएगा, यानी पूरब की तरफ दाईं हो जाएगा, जबकि पश्चिम की तरफ बाईं होगा, तो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बोला कि इसका मुख जो है किस दिशा में है, तो देखिए इसका मुख कौन से दिशा में है, तो इधर कौन सा दिशा होता है, तो पश्चिम होता है, यानी पश्चिम दिशा में इसका मुख है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 10 से 11 के लिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है हम लोग को कि 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U 2 कतारों में हैं और प्रत्येक कतार में 3-3 कर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 2 कतार है और दोनों में क्या है कि आमने सामने खड़े हैं। 2 कतार है तो ऐसे लिख दीजिए कतार, यानी लाइन है, 2 लाइन, और 3-3 करके क्या है कि आमने सामने, जैसे एक यहां है तो एक यहां होगा, दूसरा यहां बीच में है तो इसमें भी होगा बीच में, और यहां पे देखिए कि ये साइड में है तो ये भी यहां पे ऐसे होगा, यानी आमने सामने 6 व्यक्ति है और एक कतार में 3 है और दूसरे कतार में भी 3 है और आमने सामने। अब देखिएगा दिया हुआ है कि प्रत्येक कतार में 3-3 कर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। चलिए इतना हो गया। पहला बोला है क्या कि U R के दाईं ओर दूसरा है, तो U जो है R की दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पे इस कतार में है कि इस कतार में ये चीज पता नहीं है तो अभी नहीं लिखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। फिक्स स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। P कतार में सबसे अंतिम है, T Q का पड़ोसी है, R Q के सामने है। अब यहाँ पे देखिए R Q के सामने है, इसका मतलब क्या है कि R Q के सामने जब होगा तो कोई ना कोई कतार में होगा। जैसे मान के चलिए अगर R यहां पे होगा तो Q यहां पे होगा। R और Q जो है आमने सामने है, इसका मतलब या तो Q यहां होगा तो R यहां होगा, R यहां होगा तो Q यहां होगा। अब यहां पे देखिएगा यहां ही क्यों लिखे हैं, तो पहला बोल रहा था क्या, पहला U R के दाईं ओर दूसरा है। अब देखिए यहां पे U जो है R के दाईं ओर दूसरा है, तो R के दाईं ओर दूसरा है, इसका मतलब क्या कि R को हम अगर यहां पे लिखेंगे तब ना इसके दाईं ओर दूसरा कौन होगा, U होगा। यहां समझिएगा, तब यहां पे R नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा। और जब R यहां होगा तो Q कहां होगा, इसके सामने होगा। जहां R होगा उसके ठीक सामने कौन होगा, Q होगा। अब देखिएगा आगे बोला कि P कतार में सबसे अंतिम है, P जो है कतार में सबसे अंतिम है, T Q का पड़ोसी है, T जो है Q का पड़ोसी है, तो Q का पड़ोसी T है, तो यहां पे देखिए T यहां पे होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी क्या होता है, इसके बगल में ही होगा। T Q का पड़ोसी है, U R के दाईं ओर दूसरा है, U R के दाईं ओर दूसरा है। देखिए U जो है R के दाईं ओर दूसरा है, और आगे कह रहा क्या, P कतार में सबसे अंतिम है, P जो है कतार में सबसे अंतिम है, तो यहां पे देखिएगा कि U यहां पे अंतिम है इस कतार के लिए, तो P कहां पे जाएगा, अंतिम में तो एक ही खाली बचा हुआ है, तो यहां पे P चला जाएगा, यानी P जो है ना कतार में सबसे अंतिम है, तो यहां पे अंतिम में आ जाएगा यह। अब जो बच गया है एक, वो यहां पे आ जाएगा, तो बच गया कौन, बच गया है S, तो S को यहां पे बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी यह सही से बैठ गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका कहता है, यानी 10वां नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, एक ही कतार में होना चाहिए। तो P Q U, तो P Q U, तो P है Q है लेकिन U तो इसमें है, तो एक ही कतार में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा T Q P, तो देखिए T Q इसमें है और P भी इसमें है, तो T Q P तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कहता है क्वेश्चन कि यदि P तथा Q अपने स्थान में अदला बदली कर लें, P और Q जो है दोनों आपस में स्थान को क्या करता है कि अदला बदली कर लेता है, इसका मतलब P यहां पे आ जाएगा और Q इसके स्थान पे चला जाएगा, P के स्थान पर अदला बदली कर ले,
Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो देखिएगा Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो बाईं ओर तो इसका कोई नहीं है। अगर बाईं बोला जाए तो इसके बाएं ओर अगर इधर एक घूम करके देख रहा है, ताकि इस कतार वाला लोग के सामने है, तो इसका बाएं किधर होगा? इधर बाएं होगा, यानी लेफ्ट साइड होगा, इधर राइट साइड होगा। तो देखिए बाएं कोई दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा, यानी 11 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। यह प्रश्न आकृति दिया गया है और यह उत्तराकृति दिया गया है। इसमें 4 उत्तराकृति है, इसमें से कोई एक ही आपका उत्तर होगा, तो उसको चुनना है। यहाँ पे समझिएगा कि व्हाट के स्थान पर कौन सा आएगा इसमें से। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच में कहीं भी त्रिभुज नहीं है। हम लोग को कैसा चाहिए? तो इस प्रकार चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये चीज चाहिए, यहाँ से ऐसे मिलना चाहिए और ऐसे मिलना चाहिए। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिखाई दे रहा है और किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। इससे बोला क्या कि यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे समझिए कि स्टूडेंट के लिए इतना लिखा जाता है, यानी इस कोड से सूचित किया जाता है, तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, यही चीज हम लोगों से पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अल्फाबेट में कौन कितने नंबर पे आता है, कौन सा लेटर, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि एस कितना नंबर पे आता है? तो 19 नंबर, टी 20 नंबर, यू 21, डी 4, ई 5, एन 14, पी 20, एन 14, भी 22, पी 16, एफ 6, जेड 26, टी 16 और ओ 15। अब इसमें देखिए कि आखिर क्या किया गया। तो पहला लेटर में दोनों हम देखते हैं, दोनों में कि क्या किया गया है। तो इसमें देखिएगा कि 19 था, 14 हो गया, यानी 5 घटाया गया, क्योंकि 19 में से 5 घटाएगा तो 14 हो जाएगा। दूसरा लेटर में दूसरा को देखते हैं तो 20 है और 22 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 2 जुड़ गया। 21 है और 16 हो गया, यानी 5 घट जाएगा। 21 में से 5 घटाएगा तो 16 होता है। 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ई 5 नंबर पर है तो 5 में से 5 घटाएगा तो 0, और 0 पर क्या आता है? कुछ लेटर नहीं आता, यानी कोई लेटर नहीं आता है, तो जेड होगा। जहां पे भी 0 आ जाए घटाने के बाद तो समझिए कि जेड आएगा। ये हो गया आपका। अगला देखिएगा कि 14 है और 16 हो गया, इसका मतलब 2 जुड़ गया। और इसमें देखिए तो 20 था और 15 हो गया, इसका मतलब 5 घट गया। तो यहां से श्रृंखला पता चल गया हम लोग को कि पहले क्या हो रहा है कि 5 घट रहा है, अगले में 2 जुड़ रहा है, फिर 5 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 5 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो यह सीरीज है और इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को बनाना है। अब यहाँ पे समझिए कि जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम हम लोग क्या करेंगे कि इसमें करेंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा टी कितना नंबर? तो टी 20 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर, ए 1 नंबर, सी 3 नंबर, एच 8 नंबर, ई 5 नंबर और आर 18 नंबर। तो सबसे पहले क्या किया गया है? तो 5 घटाया गया है। तो 20 में से 5 घटाइएगा तो 15 होगा, और 15 पर आपका ओ होगा, यानी 15 पर कौन होगा? तो ओ होगा। यहाँ पे समझिएगा कि 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 पर ओ हो गया। इसका हम लोग को क्या करना है कि 2 जोड़ना है। जैसे सबसे पहले क्या किए थे? 5 घटाए थे, इसका 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़िएगा तो 5 और 2 7, 7 पर कौन? तो जी हो जाएगा। इसका फिर क्या करना है? 5 घटाना है, तो 5 घटाइएगा, 1 में से 5 घटाइएगा तो आपको क्या करना होगा कि 26 लेटर और 1 इसको जोड़ दीजिए, तो 27, 27 में से डायरेक्ट 5 घटाइएगा तो 22 बचेगा, और 22 पर कौन आता है? तो भी आता है, तो भी आ जाएगा आपका। अब क्या करना है? 5 तो घटा लिए हैं, फिर 2 जोड़ना है, तो 3 और 2 5, 5 पर ई हो जाएगा। इसका क्या करना है? तो फिर हम लोग को 5 घटाना है, तो 5 घटाइएगा तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, 3 पर कौन आ जाएगा? तो सी आ जाएगा। इसका क्या करना है? 5 तो घटा लिए हैं, अब 2 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, 7 पर जी आ जाएगा। और फिर 5 घटाएंगे, 2 जोड़ दिए हम लोग, 5 घटाएंगे तो 18 में से 5 घटाइएगा तो 13, और 13 पर एम आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। इसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपकी इस कथन को सत्य मानना है, भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाता हो, और फिर यह निश्चित करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा इस कथन के तर्कसंगत है। तो कथन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। कथन में कह रहा है कि भारत में जून से सितंबर बरसात का मौसम है। जून से सितंबर मतलब कितना महीना? तो 4 महीना बरसात का मौसम है। निष्कर्ष में दिया गया, पहला निष्कर्ष में कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है।
तो यहाँ पे देखिए कि कथन में दिया गया था कि जून से सितंबर तक बारिश का मौसम है, इसका मतलब बारिश होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो पहला कथन जो है वह सत्य है, यानी सॉरी निष्कर्ष जो है पहला यह सत्य है, क्योंकि बोला यहाँ पे कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। तो बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगा ही, प्रतिदिन होगा या नहीं होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन बारिश का मौसम है तो बारिश होगा, ये 4 महीना में होगा तो होगा। इसका देखिएगा दूसरा निष्कर्ष बोला कि भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो ऐसा तो आपके कथन में नहीं दिया गया था कि सिर्फ बरसात के मौसम में ही बारिश होगा, ऐसे भी और भी महीने में बारिश होती है। लेकिन जो माना गया है कि 4 महीने जो है बरसात का मौसम है, तो 4 महीने तो वर्षा होगा ही, बरसात का मौसम है तो। और ये भी होता है क्या कि ये उस 4 महीने को छोड़ करके और भी दूसरे महीना में कभी कभी बारिश हो जाती है। तो कथन के अनुसार दूसरा जो निष्कर्ष है यह बिल्कुल हट करके यानी गलत हो जाएगा कि भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है, दूसरा कोई मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, इसे बोला क्या कि नीचे कुछ कथन उसके निष्कर्षों के साथ दिए गए, आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाते हों, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इन कथनों से तर्कसंगत है। तो देखिए इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कथन और निष्कर्ष पर ध्यान देना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है कि कथन और निष्कर्ष पर ही ध्यान देना है और ज़्यादा पढ़ना नहीं। तो कथन में देखिए कि पहला कथन यानी कथन नंबर ए में बोला है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, यानी कुछ लड़के लड़कियां हैं, इसका मतलब क्या है कि इतना सारा लड़का है, इतना सारा लड़का है। और बोला क्या कि कुछ लड़के जो है लड़कियां, इसका मतलब क्या है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, इसका मतलब क्या है कि लड़की के झुंड में कुछ लड़का है। अब यहां पे समझिएगा कि इतना सारी लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, और इसमें क्या है कि कुछ लड़का जो है लड़कियां, इसका मतलब क्या है कि लड़की के झुंड में। अब देखिएगा कि दूसरा नंबर कथन कहता है कि सभी लड़कियां गायक है, यानी जितने भी लड़कियां हैं सभी गायक है। तो जितने भी लड़कियां हैं ये सब गायक के अंदर में हैं। तो अंदर में करने के लिए इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा कि जितने भी लड़कियां हैं सब गायक गायक है। ये हम लोग का डाटा तैयार हो गया है। अब देखिएगा किसे निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ गायक लड़कियां हैं। तो देखिएगा कि कुछ गायक जो है वह लड़कियां हैं। तो कुछ गायक जो है, क्योंकि सभी लड़कियां जो है गायक है, यानी सभी लड़की जो है गायक के अंदर है, तो कुछ गायक जो होगा वह लड़कियां होगा, ठीक है, यानी होगी, कुछ गायक जो होगी वह लड़कियां होगी या होगा। तो कथन यानी निष्कर्ष जो है पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष में देखिएगा कि बोला कुछ गायक लड़के हैं। तो देखिएगा कि कुछ गायक जो है वह लड़के हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि कुछ गायक जो है लड़के के अंदर भी इसमें प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल है, यानी दोनों निष्कर्ष इसमें का अनुसरण कर रहा है, यानी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि यह मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा कि 15 है, 7 है और इसके बीच में प्लस 15 + 7 × 12 / 7। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे देवे तो सोचे कि बिना चिन्ह का आपको लिखना है, सीधा 15 लिख लेना है, 7 लिख लेना है, 12 लिखना है और 7 लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि यदि प्लस का अर्थ गुना, तो देखिए प्लस का अर्थ गुना है तो यहाँ पे सीधा गुना का चिन्ह देना है, यानी प्लस का अर्थ क्या है कि गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए। माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। गुना का अर्थ प्लस, तो देखिए गुना का अर्थ क्या है तो प्लस है, प्लस कर दिए। और भाग का अर्थ माइनस, देखिए भाग का अर्थ क्या है तो माइनस है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये सब का अर्थ दिया गया है, तो जो अर्थ दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं कि गुना का काम करते हैं। तो गुना का काम कीजिएगा तो 15 × 7 = 105 प्लस 12 - 7, इसका ऐड का काम करेंगे यानी जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा 5 × 2 = 7 117, इसमें से 7 घटा दीजिए तो 117 में से 7 घटाइएगा तो 110 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें कथन और निष्कर्ष ही पढ़ना है। कथन में दिया गया है कि रंजीत की अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। निष्कर्ष में हम लोगों से पूछा है कि पहला कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है,
तो यहाँ पे समझिएगा कि पर्यवेक्षक के द्वारा अपमानित किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा कोई मामला हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो उसको पसंद करता है नहीं करता है, तो रंजीत को पसंद करता है कि नहीं करता है, या फिर कोई वह दूसरा काम करके आया था, कुछ गलत काम किया है, क्या किया है ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन अपमानित किया गया तो उसका सही कारण नहीं है कि क्यों अपमानित किया गया। तो पहला निष्कर्ष जो होगा कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी आपके कथन में ऐसा नहीं कहा गया। दूसरा देखिए कि रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। तो देखिए रंजीत को उसके सहयोगियों के सामने अपमानित तो किया गया, अपमानित किया गया है, लेकिन अपने सहयोगी के बीच में वह लोकप्रिय है नहीं है, ये चीज कहना मुश्किल है, और ये भी चीज आपके कथन में क्लियर रूप से नहीं है। तो अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई भी तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, इसमें भी आपका तर्क और मान्यताएं पर आधारित प्रश्न है। तो देखिएगा तर्क यहाँ पे दिया गया है और क्या मान्यता निकल करके आता है, तो वो चीज हम लोगों से पूछा है। तो तर्क सबसे पहले सुनिएगा कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देख। तर्क क्या कहता है कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी, जो एक पक्ष का होता है दूसरा विपक्ष का होता है, तो विपक्षी दल कहता है कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देख, यानी पिछले 5 वर्ष में जो कीमत में जो वृद्धि हुआ है उसको देख। मान्यताएं क्या निकल करके आती है, तो पहला मान्यता है कि इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें। तो उसका साफ साफ कहने का यानी तर्क जो समझिएगा वहां पे कि थोड़ा सा तर्क डाला गया है कि पिछले 5 वर्ष, ऐसा अधिकतर होता है कि विपक्षी दल जो है अपने पक्ष वाला को क्या करता है, अपने विपक्ष को यानी कुछ ना कुछ मुद्दा डालता है और मुद्दा पर ही इलेक्शन होता है। तो वह बोला कि पिछले 5 वर्ष में आप जाकर के देखिए कि कितना उसमें कीमतों में वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि विपक्षी जो है वह अपना दाल गलाना चाह रहा है, यानी कहने का मतलब क्या कि जो वह चाह रहा है क्या कि हमको भी मौका मिले, है ना। तो इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें, उसका कहने का साफ साफ मतलब है। इसका मतलब पहला मान्यता सही है। दूसरा देखिएगा कि यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इशारा में वह कह दिया है कि पिछले 5 साल में जाकर के देखिए कि कितना सारा सामान का कीमत जो है वह बढ़ गया, यानी बहुत सारा कीमत बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि उसको फिर से जिताइएगा तो क्या होगा कि अगले आने वाला समय जो होगा उसमें और भी वृद्धि होगा, है ना। तो इसका साफ साफ कहने का मतलब यही चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मान्यता इसमें बिल्कुल सही है जो कि विपक्षी द्वारा तर्क दिया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन है 19 नंबर, आपको यह आकृति दिया गया है। तो जो संबंध इसमें और इसमें है वही संबंध इसमें और एक खाली स्थान में होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आखिर इसमें क्या सामान्यता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है, ये जो रंगा हुआ भाग है इस कोना को दर्शाता है, यहाँ पे ये वाला, और चला गया कहाँ, तो यहाँ पे चला गया इस कोना। तो यहाँ से यहाँ चला गया तो एक लकीर बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार देखिएगा कि ये वाला कोना वाला जो था, ये वाला जो रंगा हुआ भाग है कहाँ गया, इस कोना में आ गया, इस कोना में आ गया। तो देखिए यहाँ ये वाला मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इस कोना में था और इस कोना में आ गया, यानी एक लकीर ये भी भागा, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 90 डिग्री मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे है, इस कोना में है, तो इस कोना में चला जाएगा तो 90 डिग्री पर चलाएगा, और ये वाला जो इस कोना में है इस कोना में आ जाएगा तो 90 डिग्री पर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कोना में और इस कोना में आएगा, यानी ये दोनों कोना में आएगा। तो दोनों कोना में आएगा तो कैसे आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कि इस प्रकार आएगा, ऐसे, इस प्रकार आएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे भर देंगे। ऐसे मान के चलिए कि ये भरा हुआ दोनों भाग, ये भरा हुआ भाग। तो ऐसा देखिएगा कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, तो सी ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, इसमें दिया गया है कि एक कोड में यदि मिजली MIZZLY को लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, पजल को इतना लिखा जाता है, तो पज वर्ड को
कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि आखिर यह इसमें कैसे लिखा जा रहा है। तो जो संबंध इसमें और इसमें होगा वही इसमें और इसमें होना चाहिए, और वही चीज हम लोगों को क्या करना है कि इसमें और अगला में लिखना है। तो अगला हमारा आंसर होगा जो पूछा जा रहा है, यानी इतना को क्या लिखा जाएगा। तो समझिए कि आखिर इसमें क्या किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 लेटर लेकर के इसको पलट दिया गया। देखिए यहाँ पे 3 लेटर को ऐसे करके पलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका ZIM। तो देखिए ZIM लिखा गया। उसी प्रकार अगला 3 वर्ड को क्या किया गया, पलटा गया। तो इसको पलटिएगा तो YLZ हो जाएगा, YLZ। देखिए यहाँ पे YLZ हो गया। इससे देखिएगा कि इसमें भी देखिए कि आधा लेटर और आधा लेटर, यानी 6 लेटर का है तो आधा आधा पलट रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3 3 6, इसका मतलब 3 3 पलट रहा है। तो इसमें भी देखिएगा कि इसमें पलट करके देखिए 3 वो, तो ZUP हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ZUP। उसी प्रकार अगला 3 को पलटिएगा तो ये हो जाएगा ELZ। यहाँ पे देखिए ELZ, यानी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर है। तब कितना कितना पलटना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि दोनों में 6 लेटर था तो 3 3 पलटा है, इसका मतलब आधा आधा लेकर के पलटा है। तो हम लोग इसको आधा आधा कर देंगे, यानी 4 4 लेटर ले लेंगे, 4 4 लेटर ले लेंगे तो आधा आधा हो गया, और इसको पलट देंगे। तो पलटिएगा तो देखिए यहाँ पे ZZ हो जाएगा, UP हो जाएगा। इसको लिख देंगे व्हाट बराबर ZZUP। इसका इसको पलटेंगे अगला 4 लेटर को, ये हो जाएगा आपका DROW। लिख दीजिए यहाँ पे DROW, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है तब निम्न पारदर्शी पन्ने यानी समस्या चित्र को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो है पारदर्शी पेपर है और ऐसा इंगित किया गया है, और ये जो है आपका बिंदी जो है यानी बिंदु दिया गया है और यहां से मोड़ा जाता है, जहां से बिंदु दिया गया है इसको ऐसे मोड़ा जाता है। तो कैसा दिखाई देगा, तो सोचिएगा यहाँ पे कि यह कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको आप ऐसे मोड़िएगा तो ये वाला चलाएगा यहाँ पे इसके नीचे, यानी इस प्रकार इसमें आकर के ज्वाइंट हो जाएगा। इसको जब ऐसे मुड़िएगा, चाहे इसको ऐसे मुड़िएगा तो यहां पे जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है। इसको इधर मुड़िएगा तो नीचे आकर के ज्वाइंट हो जाएगा, जबकि इधर इसको मोड़ेंगे तो ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि इसको हम ऐसे मोड़ते हैं तो नीचे आकर के इसके ज्वाइंट हो जाएगा, और इस प्रकार अगर मोड़ते हैं तो इसमें आकर के ज्वाइंट हो जाएगा ये वाला। तो देखिएगा ऐसा फिगर जो है किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कोई एक को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम इधर से मोड़े हैं तो ये वाला आ गया, अगर इधर से हम मोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो देखिए किसमें दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि इधर वाला अगर मोड़ा जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसमें आ जाएगा और इधर से इसमें आ जाएगा ये वाला, तो इधर खाली हो गया। तो जब खाली हो जाएगा तो सोचिए खाली हो गया और इसमें आकर के एडजस्ट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इसमें वक्तव्य दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। वक्तव्य में क्या है इसको पढ़ना है कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। परिवाहकों मतलब क्या कि वाहन जो चलाता है यानी ड्राइवर, उसका क्या है कि हड़ताल है, और उसके कारण क्या है कि जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे समझ के देखिएगा हल्का सा कि जब जरूरती वस्तुओं में वृद्धि कब होगी, जरूरत चीज का वस्तु जो है उसमें वृद्धि कब होगा, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं, समय से नहीं पहुंचेगा तो वहां पे वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पे परिवहन विभाग जो यानी परिवहन का जो साधन है वही रुका पड़ा है। तो निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष के अनुसार हम लोग देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष में है कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। तो देखिए आवश्यक यानी जरूरत के चीज का जो वस्तु है उसके परिवहन के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। तो बिल्कुल खरीदने चाहिए, क्योंकि सरकार का भी जिम्मा बनता है यानी दायित्व बनता है कि पब्लिक अगर कष्ट में है तो उसको क्या किया जाए कि संभाला जाए, उसको हेल्प किया जाए। तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। दूसरा है कि हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि किस कारण से हड़ताल किए हुए यह किसका दायित्व बनता है, तो सरकार का बनता है, क्योंकि सरकार उसके मांग को अगर पूरा कर दे या फिर मान के चले कि जितना संभव है उसके बातों को क्या करे कि निष्पक्षता रूप से समझे और उसके अनुसार क्या करे कि कार्य करे, तो बिल्कुल है कि जो हड़ताल बंद हो जाएगा। और हड़ताल बंद हो जाएगा तो वस्तु जो है आवश्यक वस्तु जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा और सामान्य रूप से फिर उसका भाव हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे देखिएगा कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष इसमें सही लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों अनुसरण
करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, इसमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी? 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? तो सोमवार था। तो यहां पे समझिएगा कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इसी दिन से शुरुआत कौन से वर्ष में होगा? तो सेम दिन कब आएगा? तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक 7वां दिन क्या होता है कि सेम दिन आता है। तो 7वां दिन आता है, सेम दिन आता है। तो यहां पे समझिएगा कि प्रत्येक वर्ष में एक दिन विषम दिन होता है, सिर्फ लीप वर्ष को छोड़ करके, यानी अधिवर्ष को छोड़ करके। तो यहां पे समझिएगा कि सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जैसे ही सोचिए कि 1 जनवरी 2000 यानी 1 जनवरी 2019 आएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 19 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, यानी सामान्य वर्ष है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आएगा आपका विषम दिन, इस सबको जोड़ने के बाद अगर 7 जैसे ही पूर गया, समझिए वह वर्ष आपका उसी दिन का होगा, यानी पहला दिन जो होगा यानी 1 जनवरी वह सोमवार को ही होगा। तो यहां पे देखिए 1 जनवरी 2019 तो नहीं होगा। अब आगे देखिएगा कि 1 जनवरी 2020, अब यह क्या है? तो 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो इसमें 2 विषम दिन होगा, 2 जोड़ देंगे। अभी भी 7 नहीं आया है। अब देखिएगा 2021 क्या है? तो यह आपका सामान्य वर्ष है, तो इसमें एक दिन ऐड होगा। इसका देखिएगा 2022 भी सामान्य वर्ष है, तो एक दिन इसमें ऐड होगा। तो 2 1 3 1 4 1 5 ही हो रहा है। इसका देखिएगा अगला वर्ष जो होगा 2023 होगा। 2023 में आपका एक दिन ऐड होगा, तो 1 2 3 3 2 5 1 6 ही होगा, है ना। अब यहां पे देखिएगा कि 1 जनवरी 2024 तो यह खत्म होगा, तब जाकर के 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2024 जो है वह क्या है? लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है। तो यह जो होगा इसमें 2 दिन कब होगा? तो ये जब खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद यानी 365 दिन खत्म होने के बाद होता है। इसका मतलब क्या है कि 2024 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में है कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छा तरह से सोते हैं। निष्कर्ष पहला है कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। तो वे सभी, यहाँ पे देखिएगा कि सभी यहाँ पे दिया हुआ है उसका ठीक उल्टा बोला है। कथन में बोला है कि जो सभी परिश्रमी छात्र जो होते हैं परीक्षा में सफल होते हैं, और सभी परिश्रमी छात्र अच्छा तरह से सोते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मान के चलिए कि बहुत सारा आदमी होता है, वहां पे छात्र के बारे में बोला गया कि जो अच्छा तरह से सोता है वो परिश्रमी छात्र होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं, इसका मतलब क्या है कि छात्र को छोड़ करके और सब लोग जो है वो सभी जो सोते हैं अच्छे तरह से वह परिश्रमी छात्र होते हैं। तो यहाँ तो गलत बोल रहा है, वे सभी यानी सबके बारे में बोल रहा है। दूसरा में बोल रहा है कि वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं। तो परीक्षा में सफल कौन होगा? तो छात्र ही होगा, है ना, दूसरा आदमी तो नहीं होगा। तो वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही चीज बोला गया था कथन में। तो कथन के अनुसार जो है आपका निष्कर्ष दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। राम जो है उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर किधर? ऊपर है, ऊपर जो होता है उत्तर होता है, और 12 किलोमीटर चला। राम क्या करता है? 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर? इधर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। देखिएगा यहाँ पे 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 12 किलोमीटर। वह उस बिंदु से कितनी दूर पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे समझिएगा, चलना तो यहां से प्रारंभ किया था, तो यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी होगा। तो यह जो है, यह फिगर जो है यह आयत बना रहा है, और आयत में आप जानते होंगे कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। यानी 12 किलोमीटर ए वाला है तो 12 किलोमीटर ए वाला भी है, तो 10 ई वाला है तो 10 ए वाला भी होगा। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से यह 10 किलोमीटर दूरी पर है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
26 नंबर, इसे बोला क्या कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या दे रखा है 121, 81, 49, 25, 9 और यहाँ पे व्हाट दे दिया गया है। तो व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि 121 जो होता है वह किसका वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है, यानी 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है। 49 किसका होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 25 तो 5 का स्क्वायर, 9 तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा कि घटते क्रम में विषम संख्या है, यानी 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, 7 से पहले 5, 5 से पहले 3, तो 3 से पहले विषम संख्या कौन होगा, तो 1 होगा। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि व्हाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, इसे बोला क्या कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से, देखिएगा यहाँ पे एक वृत्त है और इसमें क्या है कि परिधि से संबंधित है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, एक वर्ग है उसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे समझिएगा कि परिधि, तो परिधि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो परिधि क्या होता है, तो परिधि जो होता है यहाँ पे समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होता है, यानी चारों तरफ के जो दूरी होता है उसको हम लोग परिधि से मापते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो वर्ग का जो चारों भुजाओं का योग होता है यह क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है या फिर परिमिति कहलाता है। तो इसमें परिधि होगा, वृत्त में परिधि होगा, तो इसमें क्या होगा, परिमाप या परिमिति होगा, परिमाप या परिमिति। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है परिमिति, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके लिए निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनें। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसमें दिया गया है कि रीजन, REASON, इसको कोड भाषा में 5 लिखा जाता है, इतना बराबर 5, और बिलीव्ड को BELIEVED को लिखा जाता है 7 लिखा जाता है। तो गवर्नमेंट को GOVERNMENT, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या सोच करके लिखा गया है कि इतना को 5 लिखा जाए, इतना को 7 लिखा जाए, तो इतना को क्या लिखा जाए। देखिएगा लेटर इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो वर्ड बना है रीजन, यह 6 लेटर से बना है, 6 लेटर से बना है। बिलीव्ड कितना लेटर से बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर से बना है। और गवर्नमेंट जो है वह कितना लेटर से है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर से बना। तो सोच करके देखिए कि 6 में से 1 घटाया गया है तब तो 5 आया है, उसी प्रकार 8 में से 1 घटाया गया है तो 7 आया है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, इसे बोला क्या कि गायक, लड़के, नर्तक, गायक, लड़के और नर्तक, नर्तक यानी नाचने वाला, गायक गाने वाला, और लड़का। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, बोला कि ऑप्शन नंबर कौन सही इसका होगा। तो यहाँ पे समझिएगा हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कैसा इसमें डाटा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि लड़का ही तो नर्तक होता है और गायक होता है, इसके अनुसार क्या है कि यहाँ पे लड़की नहीं है तो लड़की भी होती है। तो यहाँ पे देखिए नर्तक ये जो है कि लड़की ही होगी, डांस जो है वो लड़का भी करता है, गायक जो है गायन का काम क्या लड़का भी करता है। तो जो दिया गया है उसी डाटा के अनुसार देखना है कि देखिएगा कि कुछ लड़का जो होता है वह गायक भी होता है और नर्तक भी होता है कि नहीं, और कुछ गायक जो होता है वह लड़का भी होता है और नर्तक भी होता है, यानी गायक जो है नाचने का भी काम करता है या करती है और लड़का भी हो सकता है। उसी प्रकार जो नर्तक है, कुछ नर्तक जो है लड़का भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है, सभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं कि लड़का है और ए हो गया आपका नर्तक और ए हो गया आपका गायक। तो यहाँ पे समझिएगा कि कुछ गायक ऐसे हैं जो कि लड़के हैं और नर्तक भी है, इसका कहने का मतलब कुछ लड़का ऐसा है जो कि नर्तक भी है और गायक भी है, कुछ नर्तक ऐसे हैं जो कि गायक भी हैं और लड़के भी हैं, है ना। तो यही आपका सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
देखिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शब्द फंक्शनल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर होता है, जैसे मान के चलिए कि ए बी सी डी ऐसे मान लेते हैं, तो देखिएगा ए और डी के बीच में जितना लेटर होता है यानी 2 लेटर है, तो 2 लेटर जरूरी नहीं है कि बी और सी ही होगा, कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर होना चाहिए इसके बीच में। तो उसी प्रकार अगर नहीं है तो नहीं, जैसे मान के चलिए ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां भी कुछ नहीं होना चाहिए, बी और सी के बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, यानी दोनों ऐसा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग काउंट करेंगे अब एफ से, तो एफ के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई टैली नहीं करा। यू के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इधर नहीं आ रहा है। एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू अपने स्थान पे कोई नहीं आ रहा है। सी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई नहीं आ रहा है। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा है। आई के बाद आई जे के एल एम नहीं आ रहा। ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा। एन ओ पी नहीं आ रहा। ए बी नहीं आ रहा, यानी सीधा में नहीं आ रहा है। अब उल्टा में हम लोग देखते हैं उधर से, तो एल एम एन, देखिए एल एम एन यानी एल और एन के बीच में एक लेटर होता है और एक लेटर है। हम बोले थे क्या कि जरूरी नहीं है कि वही लेटर होना चाहिए, कोई भी लेटर होना चाहिए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है कि जो उसके बीच में 2 लेटर के बीच में जो जितना लेटर होता है उतना ही लेटर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो वही लेटर होना चाहिए। तो एल और एन के बीच में एक लेटर होता है और यहाँ पे है, यानी अपने स्थान पे आ रहा है, एल एम एन आ गया, तो एल और एन आपका एक हो गया। दूसरा देखिएगा एल एम एन ओ, हाँ एल और ओ अपने स्थान पर है, तो यहाँ पे देखिए एल और ओ हो गया एक। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू अब नहीं आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए नहीं आ रहा है। एन ओ, हाँ देखिए एक आ गया आपका एन और ओ, एन और ओ, तो वहां भी क्या होता है कि एन और ओ के बीच में कोई लेटर नहीं होता है और यहाँ भी नहीं, तो एन और ओ होगा। और भी देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है। आई जे के एल एम एन ये भी नहीं आ रहा है। टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं आ रहा है। सी से देखिए सी डी ई एफ, हाँ एक आ रहा है यहाँ पे, सी और एफ, सी और एफ के बीच में 2 लेटर होता है और 2 लेटर यहाँ पे है, तो कौन हो जाएगा, सी और एफ हो जाएगा। इसके साथ एन ओ पी यू एफ नहीं आएगा, यानी 4 लेटर यहाँ पे आ रहा है, यानी 4 जोड़ा आ रहा है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2 है, सी में 3 है, तो 3 से तो अधिक आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 3 से अधिक। देखिए 4 आ रहा है तो 3 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।